जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमी के घटना चक्र का हमने कंप्लीट कर लिया था। छोटा ही चैप्टर था। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, होपफुली 2 पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो दिस चैप्टर इज़ रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स। अभी पूछा नेशनल इनकम क्या है। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपने ऑलरेडी नो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बट क्वेश्चन में आने में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखिए। नेशनल इनकम ये पूछ रहे हैं, तो नेशनल इनकम क्या है? आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, जो भी डिप्रिशिएट हुआ आपका पूरे उस आपके प्रोडक्ट की डिप्रिसिएशन जो भी हुई है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें लग रहे हैं वो माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, प्लस सब्सिडीज उसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इन सब चीज़ों में। जीएनपी जो है एट मार्केट प्राइस, ठीक है, माइनस आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको माइनस करने हैं। जैसे ये इधर देखिए आप, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। तो आपका ये क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज़ नोन एज नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को आप नेशनल इनकम बोलते हो। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, आपसे ये पूछ रहे हैं नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस आप डेप्रिसिएशन उसमें से करेंगे, उसी में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी घटाएंगे, और उसमें सब्सिडीज़ जो आपको मिली है उनको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो तो आपको फाइनली मिल रही हैं। डेप्रिसिएशन मतलब कि वो डेप्रिशिएट हो गया, वो पहुंचेगा नहीं, तो वो हमने निकाल दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उसमें इधर उधर से लगे वो हमने निकाल दी, लेकिन सब्सिडीज़ आपको मिल रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं, तो वो उसमें रहेगा। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडी हटा दोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको मिल जाएंगे। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी इज मार्केट प्राइसेस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, डी इज डेप्रिसिएशन एंड एनएफआई इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट नेशनल इनकम इज, तो नेशनल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने देखा था नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होगी? आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से आप डिप्रिसिएशन को हटा दोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं हटाओगे, मार्केट प्राइसेस की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम तो आपकी हो गई फैक्टर कॉस्ट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये इज इक्वल टू क्या हो गई आपकी? नेशनल इनकम हो गई। अब ये पूछ रहे हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगी? तो मार्केट प्राइस में से आप क्या हटाओगे? मार्केट प्राइस में मार्केट के पास आपका क्या पहुंच रहा है? डिप्रिसिएशन पहुंच रहा है, तो आप उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं दिया है इन्होंने, बहुत चेक नहीं किया ये बुक को घटना चक्र ने। सो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू मनी वैल्यू, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड ये पूछ रहे हैं, क्या रहेगी? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो फाइनल गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है, एक कार बनाने के लिए बहुत सारी एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो फाइनल कार बन के तैयार हुई है उसकी मनी वैल्यू, उसमें जो सर्विसेज लगी हैं उसकी मनी वैल्यू, वो होगी हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, सो नेशनल इनकम रेफर्स टू द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की गई बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जनरली क्या होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड? 1 ईयर का मानते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर। इन अदर वर्ड्स नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ
sum of total factor income accruing to the normal residents of that country from the production activity performed by them both, याद रखिएगा, both within and outside the national boundaries in a year. नेशनल बाउंड्रीज के अंदर भी, या फिर कोई इंडियन पर्सन, इंडियन ओरिजिन, सॉरी इंडियन सिटीज़न बाहर भी कुछ काम करके कुछ कमाया है, उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, कुछ कमाई हुई है, वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा. ठीक है, सो दैट वुड ऑल्सो बी अंडर दिस. इन इंडिया द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इज, इंडिया में नेशनल इनकम कौन कंप्यूट करता है, कौन देखता है? ये देखता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इन एन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इकोनॉमी वाई ऑफ द इकोनॉमी इज. ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं किसी ओपन इकोनॉमी में नेशनल इकोनॉमी, जिसको ये वाई से इन्होंने नोट किया हुआ है, इज इक्वल टू, इसमें CIGXM का मतलब है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपोर्ट एंड टोटल इम्पोर्ट्स रिस्पेक्टिवली. अब ये पूछ रहे हैं कि नेशनल इनकम इसमें से क्या होगी. तो देखिए नेशनल इनकम इसमें से क्या होगी, नेशनल इनकम होगी, कंजम्पशन होगा आपका, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्ट किया, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हुआ उसमें, प्लस आपका जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, आपने बाहर भी भेजा, तो जो टोटल एक्सपोर्ट है माइनस आपका टोटल इंपोर्ट. ठीक, आपने कितना एक्सपोर्ट किया उसमें से आप घटा देंगे आपने कितना इंपोर्ट किया, तो नेट बचेगा अब आपके पास. ठीक है, वो आपको देखना है. तो इसमें बाकी चीज़ें तो ऐड हो जाएंगी. आपका कंजम्पशन, आपने खुद कितना कंज्यूम कर लिया, सेब उगाया आपने, ठीक है, खुद कितना कंज्यूम हुआ देश में, गवर्नमेंट का क्या एक्सपेंडिचर रहा उस पर, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी जेब से कितना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट कितनी की, तीनों चीज़ें आपने ऐड कर ली. चौथा, आपने उस सेब को एक्सपोर्ट भी किया होगा. मैं सेब एक सिर्फ एक कमोडिटी की बात करें, देश में एक चीज़ एक्सपोर्ट तो नहीं हो रही है, तो आपने कुछ सेब मान लो एक्सपोर्ट किया, लेकिन आपने कुछ इम्पोर्ट्स भी किए हैं चीज़ें, कोई खाद्य पदार्थ आपने इम्पोर्ट भी किए, वो उसको माइनस कर दीजिए आप. ठीक, तो वो जो निकलेगा इस माइनस में से वो नेट निकलेगा. ये सब मिला के हो जाएगा आपका नेशनल इनकम. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. GDP कैलकुलेट करने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? प्रोडक्ट मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव. तो देखिए डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड नहीं होता है. 3 मेथड्स के द्वारा हम GDP को कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू. ठीक है, प्रोडक्ट मेथड, फिर इनकम उससे कितनी हो रही है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है. डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड के थ्रू हम GDP को कैलकुलेट नहीं करते. नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर, NNP और GNP क्या है? तो NNP और GNP वैल्यू मेजर्स ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, वैल्यूएशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू मेजर ऑफ एक्सपोर्ट्स, या बोथ आर डिफरेंट. तो ये देखिए इसमें स्टार मार्क किया हुआ है, देखते हैं. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्शन इज मेजर्ड बाय NNP एंड GNP. तो जो नेशनल प्रोडक्शन की जो मॉनेटरी वैल्यू, आप पूरे देश में कितना प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो होती है, वो कैसे मेजर करते हैं आप अपने नेट नेशनल प्रोडक्ट से और GNP से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से. एंड बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट. GNP क्या होता है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इनसाइड और आउटसाइड. अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ होती है, GNP ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस की बात कर रहे हैं, इसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों आएंगे. ऑलराइट, आप, मैंने देश में रह के क्या कमाया और मैंने देश की बाउंड्री के बाहर जाके क्या कमाया. लेट्स से मैं अपना बिजनेस मैंने सेटअप किया जाके कहीं और, किसी और देश में, कनाडा चली गई मैं, लंदन, US, नेपाल, नेपाल ही चले जाओ, बाउंड्री के बाहर तो हो, कहीं भी चले जाओ, वो किया, वो भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आ जाएगा. ठीक है. GNP refers to all the economic output produced by nation's normal residents, whether they are located within the national boundary or abroad. आप सिटीजन होने चाहिए,
व्हेन डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जीएनपी, अब इसमें से जब जीएनपी में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब डेप्रिसिएशन हटा दिया, कितना डिप्रिशिएट हुआ, कुछ डिप्रिशिएट भी होगा, ठीक है, अमाउंट, तो वो जब हटा देते हैं तो जो ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है वो नेट होती है कि अब ये मिला। ग्रॉस तो ये हो गया, ग्रॉस में से हमने डिप्रिसिएशन हटा दिया, लेट से आपकी इनकम हुई 50 लाख, उसमें से आपने टैक्सेस हटा दिए तो नेट आपको मिला ना कुछ 40 लाख, 46 लाख, 47 लाख, कुछ आपको नेट मिला ना, वो नेट हो जाएगा। ग्रॉस कितनी हो गई, 50 लाख हो गई, तो डिप्रिशिएट क्या हो गया जो आपका टैक्स में चला गया, तो आपको नेट हाथ में क्या है वो एनएनपी हो जाएगा। दैट इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। दस ऑप्शन ए एंड डी बोथ कैन बी करेक्ट, ठीक है, तो दोनों ही इसमें करेक्ट हो सकते हैं। बेस ईयर इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स, बेस ईयर का क्या मतलब होता है, तो बेस ईयर का मतलब होता है द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। एक बेस ईयर रखते हैं कि भाई लेट से 2005 के बाद इकोनॉमी में 2005 तक एक इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव हमने रखा, उसके बाद चेंजेस हुए तो हमने 5 को बेस ईयर रख दिया, 12 को बेस ईयर रख दिया, ठीक है। तो 12 से अब हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई 12 के संदर्भ में क्या है, क्या चेंजेस हुए। सो बेस ईयर इन द नेशनल इकोनॉमी अकाउंटिंग मीन्स the year whose prices are being used as a reference prices to calculate the real GDP or real national income, ठीक है। At present, the base year for national income accounting is 2011-12. For example, if goods and services produced during the year 2021-22 are valued at the prices of base year 11-12, इट विल बी कॉल्ड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये कांस्टेंट प्राइसेस पे है क्योंकि वो प्राइस तो कांस्टेंट हो गया, तब से 10 साल आगे दुनिया बढ़ गई है, ठीक है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज़, क्या प्रॉब्लम है इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये ज़्यादा। नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। क्वाइट ऑफन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता है रिलेटिंग टू वर्कर्स, other factors of production for various reasons. Other main problems in calculating national income includes inadequate and unreliable data, double counting की problem हो सकती है, non monetized sector है, black money transactions, illegal income, problem of transfer payments जैसे old age pension, scholarship etc, problem of definition of national income etc. Read the statement and choose the correct option. Statement 1, net domestic product is equal to gross domestic product प्लस डेप्रिसिएशन। देखिए प्लस नहीं, अभी हमने बात की थी, ग्रॉस क्या हुआ 50 लाख, नेट क्या मिला 46 लेट से, तो ये हुआ ना, माइनस किया ना आपने, ठीक है। स्टेटमेंट 2, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक एनुअल मेजर है ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ द नेशन दैट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन फॉर डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है, जबकि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट नहीं है। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम अर्नड पर ईयर पर पर्सन इन अ नेशन और जोग्राफिक नेशन इन अ स्पेसिफाइड ईयर। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नहीं, नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जा सकता है। स्टेटमेंट 3 थर्ड जो है वो सही है। ये बोल रहे हैं कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है इट इज़ अ बेटर मैट्रिक्स इन जीडीपी फॉर कंपेयरिंग द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि द फॉर्मर ऑल्सो रिवील्स द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट spent on improving the obsolete equipments to maintain the production level. An increase in the depreciation alone can push up the GDP level, but it does not indicate the improvements in that country's social and economic well-being, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन में अगर इंक्रीज होता है तो वही जीडीपी लेवल को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। कि अगर डेप्रिसिएशन में, तो क्योंकि जीडीपी में तो डेप्रिसिएशन भी आएगा, बट जो एक्चुअल जो इम्प्रूवमेंट हुआ है कंट्री में वो इसमें नहीं शो होता है। तो एनएनपी ज़्यादा एक बेहतर तरीका है शो करने का। नेक्स्ट, इफ़ ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बोथ प्राइजेज एंड मॉनेटरी इनकम हैव बीन डबल्ड
द रियल इनकम विल बी, इसमें ए बी ऑप्शन नहीं है। अगर प्राइजेस और मॉनेटरी इनकम दोनों ही बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं, तो रियल इनकम क्या रहेगी, तो भाई अनचेंज रहेगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा रियल इनकम में, क्योंकि इंक्रीज प्राइसेस जो होंगे वो बैलेंस हो जाएंगे इंक्रीज इनकम के साथ, और वाइस वर्सा हो जाएगा। सो इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द रियल इनकम। Theoretically, if the economic growth is conceptualized, which of the following is not usually taken into consideration? Theoretically अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंसेप्शलाइज की जाती है तो इनमें से क्या कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, तो भाई ग्रोथ इन द फाइनेंशियल एड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, growth in GDP, GNP and per capita national income are considered in economic development. ग्रोथ इन वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल एड जो होता है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ किससे डिफाइन होगी, भाई आपने कोई एड लिया वापस भी करोगे ना, लोन लिया है, बट आपकी जो रियल डेवलपमेंट है वो किससे दिखेगी, आपकी जीडीपी से, जीएनपी से, पर कैपिटा इनकम से। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमर्त्य सेन्स एडवाइजेस रिगार्डिंग द प्रायोरिटीज फॉर इंडियन इकोनॉमी। इट शुड बी कमोडिटी ओरिएंटेड, people oriented, economic security to the poorest of the poor, safeguard against integration of these with world economy। तो देखिए कमोडिटी ओरिएंटेड तो नहीं बोला था इन्होंने, बोला था जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मतलब पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो 2, 3 and 4 आर करेक्ट। द व्यू पॉइंट दैट प्लानिंग इन इंडिया शुड इन फ्यूचर पे मोर अटेंशन टू पीपल देन कमोडिटीज़, ये किसने बोला था, हम ये हमने देखा ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, अमर्त्य सेन ने। सी ऑप्शन फिर गायब है। सो अमर्त्य सेन, हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1998 in economic sciences, had given the view that planning in India should be in future pay more attention to the people than that of commodities. The Hindu rate of growth refers to the growth rate of, Hindu rate of growth का मतलब क्या है कि नेशनल इनकम, इट रेफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो पहली बार दिया गया था प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा 1981 में, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में उन्होंने अपना एक कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, वहाँ पर ही बोला गया था, अकॉर्डिंग टू हिम द हिंदू ट्रेडिशन विच इज़ नॉट फेवरेबल टू द डेवलपमेंट और विच डू नॉट प्रपोर्ट डेवलपमेंट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ स्लो रेट ऑफ ग्रोथ इनकम इन इंडिया। देखिए इसका नेगेटिव मतलब नहीं है, बेसिकली अगर अभी भी आप देखें चर्चा करते हैं तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं चाहते, हाँ, बट जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो वो उन्होंने बोला था कि हिंदू ट्रेडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। गांधी जी क्या बोलते थे, सेल्फ रिलायंट हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ रहे, हर हाथ को काम मिले, तो उस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन आप दुनिया में आगे कैसे जाने जाओगे, आपका डेवलपमेंट कैसे दिखेगा जब आपके पास बड़ी इंडस्ट्रीज़ होंगी। ठीक है, ऑल्दो आपका हम नेचर से ज़्यादा अपने आप को एसोसिएटेड मानते हैं, बट जब तक अगर नेचर से जुड़े रहोगे तो आप जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट जिसको आज के देश में बोला जाता है वो नहीं रहेगा। तो ये इनका मतलब था। एंड ये स्लो ग्रोथ रेट का रीज़न है विच स्टैग्नेटेड अराउंड 3.5 फ्रॉम 1950s to 1980s। Hence it is clear that Hindu rate of growth mentioned by Professor Raj Krishna is related to national income. Hindu growth rate is related to GDP, GDP से related है। Economic growth is usually coupled with इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो डिमांड बढ़ेगी, साथ साथ में इनकम भी राइज होगी। सो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो इन्फ्लेशन के साथ अकम्पेंड होता है, इन्फ्लेशन आएगा ही। द प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन जीएनपी बिकम्स लो ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, वेजेस लैग बिहाइंड प्राइजेस। ठीक है, जो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर है जीएनपी में वो लो हो रहता है, बिकम्स लो बिकॉज वेजेस लैग बिहाइंड प्राइजेस, वेजेस कम हो जाते हैं। लो शेयर ऑफ लेबर इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ ड्यू टू लो वेजेस एज कम्पेयर टू प्राइजेस। प्राइस राइज एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन इकोनॉमी का, ड्यू टू विच इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द वेजेस देन also the resulting profit will be low. Next, match list 1 with list 2. List 1 economic development, list 2 देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंस्ट्रक्टिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो कैरेक्टराइज होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हेल्थ से।
With reference to Indian economy, consider the following statement: the GDP had increased 4 times in the last 10 years. 2010 का क्वेश्चन की बात हो रही है. GDP has increased by 4 times in the last 10 years. ये गलत है because in the last decade मतलब जो उस समय रहा था, the GDP of India has not increased 4 times. The percentage share of public sector in GDP has declined in the last 10 years. दूसरा स्टेटमेंट सही है कि परसेंटेज शेयर जो है पब्लिक सेक्टर का वो डिक्लाइन हुआ है, वेयर इज दैट ऑफ प्राइवेट सेक्टर वो बढ़ा है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, consider the following pairs term and the most appropriate description: meltdown, recession, slowdown. Meltdown का मतलब होता है फॉल इन द स्टॉक प्राइजेस बेसिकली. ठीक है, एक स्टीप फॉल आपको देखने को मिलता है स्टॉक प्राइजेस में, स्टॉक मार्केट्स, मॉर्गेजेस में. रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी एकदम से कम हो जाएं. ठीक है. स्लो डाउन का मतलब होता है मतलब रिसेशन क्या होगा कि एक मैसिव कॉन्ट्रैक्शन हो गया आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गई. ठीक. और स्लो डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी. मैसिव नहीं हुआ बट हाँ दे आर डिक्रीजिंग. तो दोनों ही पर्यायवाची तो नहीं बोल सकते एक दूसरे के, बट हाँ एक थोड़ा सा बेटर वर्जन होता है. स्लो डाउन हो रहा है बट रिसेशन एकदम से नीचे लेके आ जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ही सही होगा. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन क्या बोल रहा है? इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी इज इंक्रीजिंग, बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय इनसाइडर्स एज वेल एज आउटसाइडर्स. Increasingly being criticized by insiders as well as outsiders. Why? Because that criticism is largely based on ideological differences. बिल्कुल, तो दोनों ही सही है. क्रिटिसिज्म जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो कि अडॉप्ट की गई थी 1991 में, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे बेस्ड है, वो अभी भी चल रही है. द डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर क्रिटिसाइजिंग on the ground that the new economic policy was not adopted at right time, whereas within the country it is criticized on the ground that it is adopting capitalism and deviating from the path of socialism, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है. तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे बेस्ड है और दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है. व्हाट वाज द मेन स्ट्रैटेजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? मेन स्ट्रैटेजी लिबरलाइज एलपीजी था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सारे ही हैं. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद सब्सटेंशियल चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी. ठीक है, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो सब्सटेंशियल चेंजेस देखने को मिले थे. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव जी के द्वारा आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन जून 1991. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर की गई थी 24 जुलाई 1991 को. इसमें जितनी भी इंडस्ट्री, ऑल द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18 प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज, उनको लाइसेंस फ्री बना दिया गया था. Which of the following is correct regarding the stabilization and structural adjustment as two components of the new economic policy adopted in India? देखिए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज़ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस. ठीक है, धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को उसमें लेके आ पाओगे, अडॉप्ट कर पाओगे, अडेप्ट कर पाओगे सिचुएशन के साथ. जबकि स्टेबलाइजेशन एक क्विक एडेप्टेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, तो ये करेक्ट है. New economic policy adopted by India has two executive sides: stabilization and structural adjustment. Stabilization का मतलब होता है management of demand side of economy, जिसमें inflation control, fiscal management, balance of payment आता है. Structural adjustment जो होता है वो related होता है management of supply side. तो जो stabilization है वो demand side से related होता है, structural adjustment supply side से related होता है, जिसमें कि रिफॉर्म्स देखे जाएंगे इन ट्रेड एंड कैपिटल फ्लो, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस रिफॉर्म्स. ऑल्दो स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, बट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो होता है वो रिलेटेड होता है सप्लाई साइड के और ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू स्टेबलाइजेशन. स्टेबलाइजेशन कॉम्पोनेंट किसी भी इकोनॉमी का जो होता है वो एसेंशली एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, जबकि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. हु इज़ कॉल्ड एज द पाइनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? पाइनियर बोले जाते हैं मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी. सो ये स्टार्ट हुआ 1991 में लिबरलाइजेशन. एट दैट टाइम मनमोहन सिंह जी वॉज द प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, इसीलिए उनको पाइनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है. वन ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस द सेम ओवर द years has been that investment pattern has been directed towards capital intensive industries.
तो ये देखने को मिला है कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की तरफ फोकस्ड रहा है। और देखिए 95 का क्वेश्चन है, तब से अभी की इकोनॉमी में बहुत चेंजेस आए हैं। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री इज डिफाइंड बाय सेगमेंट ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन जो कि इंगेज होती है इन इकोनॉमिक वेंचर्स एंड वेरियस प्रोफेशंस। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज इन जीडीपी एंड इन स्पाइट ऑफ ह्यूज चेंजेस इन शेयर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो था वो मोर और लेस सेम रहा। मेन रीजन इसके पीछे था द पैटर्न दैट हैज़ बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। इट हैज़ बीन वन ऑफ द chief criticism of the planning in India, which emphasized the capital intensive industries in place of promoting the labor intensive industries. Efforts of the planners with regard to the development of industries turned beneficially towards a large scale capital sector, whilst the small scale and cottage industries failed to respond to the developments. The large scale industries are intensively capital oriented and the development failed to procure employment to the workforce. ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? नॉट अ मेजर फैक्टर की बात कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड रिफॉर्म्स इन टेक्नोलॉजी ये है, चेंज इन पॉपुलेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ ये भी है, टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, ये मेजर फैक्टर नहीं है। तो नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉपुलेशन और लेबर, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लॉ, ये सब होते हैं। टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स नहीं हुए। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर जो होगा वो पर कैपिटा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी नहीं, मोस्ट सुटेबल फैक्टर होगा पर कैपिटा रियल इनकम और पर कैपिटा नेट नेशनल प्रोडक्ट। इट इज़ यूज टू मेजर अ कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड दस अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये कैसे आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे देखते हो? आपकी पर कैपिटा इनकम क्या है? आप बोलते हो ना ये बहुत बड़ा आदमी है, भाई बड़ा आदमी कैसे डिफाइन हो रहा है? आपको उसके ज्ञान के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर वो ऑडी लेके जा रहा है तो आपके लिए बड़ा हो गया। तो पर कैपिटा इनकम उसकी ज़्यादा है तभी उसने वो खरीद पाई। ठीक है, अगर आपके पास मारुति 800 है और किसी बगल वाले के पास अगर ऑल्टो भी है तो आपको ये लग रहा है कि आपकी पर कैपिटा इनकम उससे कम है, राइट? तो पर कैपिटा इनकम जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, next, the growth rate of per capita income at current prices is higher than that of per capita income at constant prices because the latter takes into account the rate of, तो क्या लेता है? इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो इसमें आएगा नहीं, मनी सप्लाई भी नहीं, प्राइस लेवल क्या बढ़ा है कि नहीं, इंक्रीज इन वेज रेट भी नहीं आएगा। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑपरेट बाय एडजस्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन प्राइस लेवल फ्रॉम पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस। तो ये क्लियर हो जाता है दैट द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेंगे देन द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। और ये जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा टू द करस्पॉन्डिंग ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन और इंक्रीज इन प्राइस लेवल। ऑलराइट, नेक्स्ट, that the per capita income in India was rupees 20 in 1867-68 was ascertained for the first time by, तो ये सबसे पहली बार दादा भाई नेहरू जी ने अपनी बुक में लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया was the first to estimate national income in 1867-68। ये तो बुक बहुत बाद में लिखी गई, लेकिन उन्होंने 1867-68 में बोला था कि पर कैपिटा इनकम जो एक इंसान पर कैपिटा इनकम जो है वो 20 रुपये है। Who was the chairman of National Income Committee appointed by Government of India in 1949? तो पीसी महालानोबिस जो थे वो नेशनल इनकम कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे 1949 में। प्रोफेसर डी आर गाडगिल और वी राव ये मेंबर्स थे। द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइंड नेशनल इनकम इन इंडिया, साइंटिफिकली नेशनल इनकम डिटरमाइन की गई थी वी राव द्वारा। फर्स्ट अटैम्प्ट तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा हुआ 1867-68 में। उसके बाद फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम जो इंडिया की साइंटिफिकली जो डिटरमाइन हुई वो वी राव द्वारा 1931-32 में की गई। इन द गॉन बाय डिकेड ऑफ 90s द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी वाज ऑब्टेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये देखने को मिली उस समय की बात की करें तो 1999-2000। तो ये आज के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है। in the gone by decade of 90s, okay, देख लेते हैं। As per the economic survey 2020-21 and 2021-22 the highest rate of
The years was with the highest rate of growth in GDP, GNI in the last 3 decades. 1990 से 2000, 2000 से 2010 और 2010 से 2020 वो ये रहे हैं। तो 1990 से 2000 के बीच में 1999 में और दो मतलब वो वाला जो साल था 96, 97, 95, 96। फिर ये वाला जो डिकेड रहा है इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 2007, 2008 में देखने को मिली है, फिर 5, 6 और 6, 7 में। 2010 से 2020 के डिकेड में अगर हम देखें, अभी हम इसमें चल रहे हैं, अगर हम इसमें देखें तो 2010-11 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिली थी, उसके बाद 16-17 और फिर 15-16। और ये 2000 पहले ये बेस ईयर था, इसलिए ये 2 सीरीज इसमें दी गई हैं। फिर अभी हम चल रहे हैं 2020 के डिकेड में। एज पर द सेकंड एडवांस कमेटी ऑफ नेशनल इनकम रिलीज ऑन 28 February 2022, द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी एंड जीएनआई इज एट 8.9 एंड 8.7 इन 2021-22। तो 2021-22 में 8.9 जीडीपी रहा है, जीएनआई 8.7 रहा है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 जीडीपी ग्रोथ रेट इन फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो था वो 9.2 था। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी हैज़ विटनेस्ड हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द ईयर। तो इनमें से अगर हम देखें तो 2006-07 में 4-5, 3-4, 5-6, 6-7 में सबसे ज़्यादा रहा है 9.2 और 2012 के हिसाब से 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज और इंस्टीट्यूट्स रिलीजेज डेटा ऑफ नेशनल इनकम, ये हमने देखा था। नेशनल इनकम, द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम वर प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड बाय अर्स्टवाइल सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि 1951 में बना था एज अ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी की बात करें तो डेटा ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एंड रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, जो कि बना है विद द मर्जर ऑफ सीएसओ प्लस एनएसएसओ। ठीक है, तो सीएसओ और एनएसएसओ को मिला के बना एनएसओ, ये देखता है। इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय, तो अगेन एनएसओ ही आ जाएगा, अब तो उस समय दोनों ही इन्होंने दे दिए थे। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, अगेन in India national income is computed by NSO. In India which agency is entrusted with the collection of data of capital formation? तो डेटा ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो आरबीआई और सीएसओ कलेक्ट करते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अर्स्टवाइल सीएसओ। के एन राज कमेटी जो कि सेटअप हुई थी 1981 में ऑन द मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड द रोल ऑफ आरबीआई एंड सीएसओ इन प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. While the RBI was recommended to prepare the estimate for private corporate business sector and on financial saving, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स इंक्लूड नहीं होगा, of household sector, the estimate for the rest of the institutional sectors and components as well as the total domestic savings जो थी वो CSO कंपाइल करता था, अभी वो NSO हो चुका है. Indicate the vital change in the measurement of national income of India recently. तो इसकी कंप्लेंट करना चाहिए आई थिंक घटना चक्र से, बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं. एनीवेज सही आंसर तो ये दे ही रहे हैं एटलीस्ट. इंडिकेट द वाइटल चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया रिसेंटली. वाइटल चेंज क्या है? बोथ द बेस ईयर एंड द कैलकुलेशन मेथड हैव चेंज्ड. ठीक है. CSO in 2015 replaced the GDP series with the base year 2004-5 with new series 2011-12 as a baseline for national accounts. In the new series, CSO did away with the GDP at factor cost and adopted international practice of valuing the industry-wise estimates as GVA at basic prices. जो नई सीरीज़ थी इसने कुछ गाइडलाइंस भी फॉलो की यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स की 2008 की, रिप्लेसिंग द अर्लियर टेम्पलेट ऑफ UNSNA 1994. तो कुछ चेंजेस हुए. बेस सीरीज़ एक तो चेंज हो गई, 11-12 आ गई. GDP एट फैक्टर कॉस्ट से हट के GVA पे करने लगे एट बेसिक प्राइसेस, और UNSNA 1994 को हटा के 2008 को अडॉप्ट किया. इन अ न्यू GDP डेटा बेस ईयर हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 4-5 to 11-12. ठीक है. एट प्रेजेंट 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ईयर? 11-12. In India, for estimation of GDP at constant prices
एट प्रेजेंट द बेस ईयर इज़, सो ये 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। सी एस ओ उस समय यूज़ कर रहा था 99-2000 का, क्योंकि उसी में ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये उस समय का क्वेश्चन है। अभी जो है वो बेस ईयर है 2011-10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बेस ईयर फॉर द मेजरिंग द नेशनल इनकम इन इंडिया? इस समय 2004-5 हो गया था। द न्यू GDP सीरीज रिलीज बाय CSO इन February 1999 इज विद द रेफरेंस ऑफ बेस ईयर 99 में जो निकाला था उसका बेस ईयर 93-94 था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन क्या है? अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। अगर पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो रही है तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट्स द ग्रोथ इन द रियल इनकम इन एनी इकोनॉमी इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जनरली बोला जाता है इफ देयर इज इंक्रीज इन द GDP GNP एंड पर कैपिटा इनकम देन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। लेकिन सबसे सूटेबल मेजर जो होगा वो पर कैपिटा इनकम होगा। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। रीज़न ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया की वो फोकस कर रही है मेनली माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। तो देखिए पहला तो सही है, माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे फोकस कर रही है, ये गलत है। मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही है, मतलब दोनों पे ही कर रही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पे नहीं कर रही, कहने का मतलब ये है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसमें आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री रिक्वायर्स अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सो दैट द टारगेट्स ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड। असर्शन इज करेक्ट। प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़। मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ में क्या आ जाता है? CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक इशूज़ में आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ फर्म, इंडस्ट्री, पर्सन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो रीज़न गलत है। नेक्स्ट, एज पर द डेटा रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन March 2011 द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडियंस रोज बाय 14.5% इन 2009-10। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम फिगर इन नियरेस्ट 100? ओके, ये पूछ रहे हैं उस समय का पर कैपिटा इनकम क्या था। 2011 की बात कर रही हैं तो उस समय था पर कैपिटा 46,500। सो 2012-13 के हिसाब से पर कैपिटा इनकम था 46,249 जो कि इसके क्लोज था, तो ये आंसर माना गया। एज पर सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम 2021-22 per capita income at current prices is estimated at 1,26,855 and 1,49,848 respectively for 2021 and 2021 फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टिमेट के हिसाब से। पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइजेस पे 85,085,110 है एंड 91,723 है फर्स्ट और सेकेंड एस्टिमेट के हिसाब से, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे और इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू डू इट फास्ट क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स अब हम कवर करेंगे। हिस्ट्री थोड़ा सा बीच में स्लो पड़ गया था, तो कोशिश करेंगे जल्दी रहे, बट कोशिश ये भी रहेगी कि कुछ छूटे भी ना। और आप रिवाइज़ करते रहिए, कहीं भी कुछ डाउट स्टेज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत।